थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे रूटीन आज रहती है सर आपकी सुबह में? सुबह सर वही अपना मॉर्निंग पे मैं तो थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाता हूँ, सोसाइटी में हल्की एक वॉक करता हूँ। जी। वॉक करने के बाद फिर डॉक्टर साहब का डॉक्टर अपने हेलो हाँ जी। हेलो हेलो हाँ, सुन रहा हाँ, डॉक्टर अनुराग के पास, हाँ डॉक्टर अनुराग का सेक्शन होता है। हूँ जी। उसके बाद घर आके अपना फिर आपके लिए तैयारी करते हैं 11 बजे। नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं आप, उसके बाद फिजियो सेशन लेते फिर लंच करने के बाद अपना डाइटिशियन हमें बता देते कि लंच को हजम कैसे करना हैं। है। तो टाइम से और रखे हुए हमने सारे प्रोग्राम। और रितु हमको नचा देती उनका सेशन तो बहुत हैपनिंग होता होगा, मजा आता है। होगा। हाँ कल कल हाँ कल एक को डॉक्टर सहाय आए थे। अच्छा, आई डोंट नो आप लोग वो सुनते हैं कि नहीं सुनते या देखते हैं कि नहीं उनको कुछ। मैं कोशिश करता हूँ कि सुन पाऊँ ज्यादातर, पर कई बार छूट जाता है। हाँ तो डॉक्टर सहाय का तो अपना वो सारा बेसिकली एक कॉमेडियन टाइप। तो अच्छा। हाँ उसने बस स्टार्ट करने के बाद अपना लॉन्ग प्ले चला दिया था। हम्म। तो अपनी कहानी चलती रही उनके एंड तक, हंसाता रहा बीच में सबको। वेरी नाइस। हंसाने का काम भी बहुत मुश्किल फिर कोई एक फिर शाम को एक हाँ हाँ उसके बाद फिर खुश हो गया तो शाम को एक पैक विस्की का हो गया। है। फिर खाना खाया और सो गए। इस तरह ही लॉकडाउन का पीरियड निकल जाएगा। टॉक आपने काफी और लॉकडाउन काफी तो जमा ये कर चलता ही रखे हैं। रहना मेरे ख्याल हेलो। से करे पड़ता कुछ। और लॉकडाउन आपका नेटवर्क शायद अनस्टेबल है सर। हेलो। मेरे लॉकडाउन का चांस नजर नहीं आ रहा। हाँ सर, थोड़ा सा अभी उस पे डाइसी सिचुएशन है। और मैं हाँ जी के साथ खुल जाए, बट अभी तक श्योरली नहीं बोल बट नॉट सकते। इन ऑल एरियाज, नॉट इन ऑल एरियाज। यस, नॉट कुछ इन ऑल। एक जो हॉटस्पॉट्स हैं, कुछ एक जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां तो मैं आई थिंक दे हैव टू प्रॉब्ली स्टिल पुट देम अंडर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। यस, यस, स्पेशली इन एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन मुझे सिटीज लाइक इन दिल्ली एंड महाराष्ट्र के भी मुंबई एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। So especially in हाँ these जी areas, I think they will continue with lockdown for some more time. हम्म, Mumbai, Maharashtra in total is leading right now with total number of positive cases. I think 700 and plus cases are there in Maharashtra as of now. I'll just tell you a quick number state-wise. So जो leading state है अभी वो महाराष्ट्र है, 748 positive cases. And good thing is people are also getting cured and discharged from hospital. Cured in sense कि उनका वायरस लोड अभी खत्म हो रहा है शरीर में। तो 56 people has been discharged, and unfortunately 45 deaths has been reported in Maharashtra. So second number पे हमारा यूटी है, 523 positive cases in Delhi. सो हॉटस्पॉट्स दो स्टेट्स बने हुए हैं, महाराष्ट्र और दिल्ली, यूटी जो है हमारा। उसके बाद जो है वो तेलंगाना में काफ़ी फैला हुआ है, और उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी थोड़ा सा कर्व जो है वो फ्लैट की तरफ हो रही है। थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया है इस पर, बट स्टिल आने वाले एक हफ्ता 2 हफ्ता जो है वो बहुत क्रिटिकल है। उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरह से ये स्प्रेड इंडिया में बढ़ रहा है। होपफुली ये महीने के बाद थोड़ा सा थोड़ी रिलैक्स। सिचुएशन क्लियर होगी। हाँ भाई, पर्सनल चीज़ अगर आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अब आपके साथ तो एज ए फैमिली मेम्बर ही हो गए हैं, सुबह उठ के आपसे बात करते हैं। थैंक यू मेरी सर।
मेरी जो शादी है वो 27 अप्रैल को फिक्स थी, तो अभी बहुत डाइसी सिचुएशन है। देखते हैं, अभी मुझे लगता नहीं हो पाएगी इसमें। तो वो 27 भी अप्रैल। यस यस, इस महीने में 27 अप्रैल को। तो कौन सा, कितने कितने एनिवर्सरी, कौन सी एनिवर्सरी होगी? एनिवर्सरी, मैं शादी की बात कर रहा था सर। किसकी शादी? मेरी खुद की। ओह माय गॉड, मैं, अच्छा डॉक्टर साहब आप इतने यंग हैं। आई नो लगते तो यंग हैं बट मैं इतना यंग नहीं हूँ, मैं थोड़ा लेट शादी कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 32 साल हो गई। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी देखिए, मुझे लगता है 1-2 महीने एक्सटेंड ही करनी पड़ेगी। तो कुछ शादी का नया तरीका ढूंढो, जैसे बस वो अपने घर से आ ही सकती है, आप उधर जा सकते हो, बस इतना ही काफी है। बाकी दे नो नीड ऑफ unnecessarily spending here and there. Yeah, One or I would one तो or love that. 1 or 2 members here and there, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Yes, yes, yes. Let's see 14th के बाद गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइंस निकलती है। आप तो शायद वेट कर लोगे, लड़की की तरफ से बड़ा मुश्किल हो जाता है वेट करना, और पेरेंट्स भी उसके चाहते हैं कि जितनी जल्दी लड़की मेरे घर से विदाई हो जाए तो उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ तो हाँ, हर वो तो है। पेरेंट हर पेरेंट हर पेरेंट तो यही चाहता है। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखें, अभी तो सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, हम चाहते नहीं कि हमारी वजह से भी कुछ चीजें हो। मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा है सर, लॉकडाउन है, हनीमूनिंग की दिक्कत नहीं, कि जाने आने की दिक्कत नहीं, घर में ही लॉकडाउन है। हाँ जी, प्रोज एंड कॉन्स तो है इसमें। चलिए, मैं आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू इस चीज हाँ, पे। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दिस सेशन। सुरिंदर जी भी आ गए हैं, एंड मैम भी एक ज्वाइन करेंगे, सुमन मिश्रा जी। सोमनाथ जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. हाउ आर यू डूइंग सर? You got my message yesterday. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। I sent you a voice message on WhatsApp. Did you get it? I could not understand. I said I sent you a voice message on WhatsApp regarding your painkillers. रिकॉर्डिंग मैसेज देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, हम लोग Okay, okay. So today we'll start the session. Today is very important session, I think so, because हम लोग बहुत बात करते हैं vitamins और supplements के, and most of the time we don't know exactly इनका काम क्या है. So especially in India में बहुत मिसयूज होता है विटामिन सप्लीमेंट्स का भी। एवरीवन विल एडवाइस यू कि ये विटामिन ले लीजिए, ये विटामिन ले लीजिए। आप किसी भी फिजिशियन के बाबा पास जाएंगे, किसी भी विजिट पे जाएंगे, तो यू वुड बी एडवाइज्ड फॉर टेकिंग सम विटामिन्स, वन और द अदर। सो आई वांटेड टू टच अपॉन दिस सेशन कि एक बार इस पे बात करें कि ये कौन सा विटामिन का शरीर में क्या काम है, कौन से विटामिन से शरीर में क्या कमी हो सकती है, और कौन सा विटामिन हमारे कौन से खाने में अवेलेबल है, और किस चीज़, कौन से विटामिन की हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। स्पेशली वंस वी क्रॉस 60, शरीर में बहुत सारी ऐसी कमियां हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म विद एजिंग, विद विच आर नॉर्मल। कोई उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, बट नॉर्मल जो एजिंग के हिसाब से जो शरीर में डिक्लाइन आता है, बी इट इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म, तो बहुत सारी चीज़ें हमारा शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता जो हम खाना खाते हैं उसमें से। तो मोस्टली तो चीज़ें अवेलेबल हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की, इन टर्म्स भी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर मोस्टली अवेलेबल इन आवर डाइट। कुछ प्लांट डाइट में है, कुछ एनिमल डाइट्स में, एनिमल डाइट के थ्रू मिलता है। बट विद एजिंग जो हमारा डिक्लाइन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन के दौरान, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं हो पाती जितना
वो पहले एब्जॉर्ब होती थी जब हम 30 साल के थे, 40 साल के थे। तो इस उम्र में आके जब ये चीज़ें ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो बहुत सारे शरीर के फंक्शंस में कम डिक्लाइन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है जो हमें अपफ्रंट नहीं दिखता, जो हमें एकदम से नहीं पता चलता। हमें लगता है कि हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, इसलिए हमें कमी नहीं होनी चाहिए, बट बावजूद इसके अच्छी डाइट लेने के बाद भी ये चीज़ें एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाती और जल्दी एक्सक्रीट हो जाती हैं शरीर से। तो इसलिए हमें कमी हो जाती है। इसलिए आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो आपके डॉक्टर एक कोई ना कोई सप्लीमेंट विटामिन का ऐड करके आपको लेने की सलाह देते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आज इसी पे बात करेंगे। अलग-अलग तरह के विटामिन्स हैं, उन पे बात करेंगे। उनका रोल क्या है, उस पे बात करेंगे और कहाँ-कहाँ से हमें मिल सकते हैं, उस पे बात करेंगे और कब-कब हमें सप्लीमेंट इनके एक्स्ट्रा लेने चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है। तो विटामिन की रोल क्या है शरीर में? अगर मैं एक आपको एनालॉजी इसकी करके दूँ, तो मान लीजिए जस्ट अ सेकंड, सॉरी। एक सेकंड, सॉरी, अर्जेंट मैसेज आ गया। ये विटामिन का रोल हम कैसे, विटामिन्स और मिनरल्स का रोल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग सब क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट देखते हैं। तो क्रिकेट की टीम जो मैदान पे खेलती है, 11 प्लेयर की टीम, वो एंड ऑफ द डे रिजल्ट उसका आता है तो हम बोलते हैं कि ये टीम ने बहुत अच्छा खेला, ये टीम नंबर 1 है, ये टीम नंबर 2 है, ये टीम वर्ल्ड कप जीतने लायक है। तो ज़्यादातर जो क्रेडिट है रिजल्ट का, वो हम टीम के जो 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं या अच्छे बॉलर होते हैं, उनको दे देते हैं। लेकिन अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें, तो ये एक पूरा टीम एफर्ट है। टीम एफर्ट में वो 11 प्लेयर भी इंक्लूडेड हैं और उनके बाहर जो सपोर्ट स्टाफ है, जो बॉलिंग कोच है, जो फील्डिंग कोच है, जो बैटिंग कोच है, जो बेंच पे प्लेयर बैठे हैं, जो प्रैक्टिस कराते हैं प्लेयर्स को, बैट्समैन को प्रैक्टिस कराते हैं, बॉलर्स को प्रैक्टिस कराते हैं, जो दूसरी तरह का सपोर्ट स्टाफ है, उनका रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि वो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दोज 11 प्लेयर्स। तो इसी तरह शरीर में प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट, कार्ब्स आर इम्पोर्टेंट, फैट्स आर इम्पोर्टेंट, फाइबर्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सारे चीज़ें हम जब खाते हैं तो शरीर में इनसे ताकत आती है, शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं। लेकिन ये ताकत लाने के लिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए जो की एलिमेंट्स हैं, जो की चीज़ें हैं, जो हेल्प करती हैं इनको मेटाबोलाइज करने में, शरीर में खून बनाने में और दूसरी चीज़ें करने में, वो चीज़ें क्या हैं? मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो विदाउट these minerals and vitamins, the key component of food will not be able to function properly. तो वो जो टीम, ओवरऑल टीम का रिजल्ट है, वो अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह अगर एक दूसरी एग्जांपल दें, तो मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया उस होटल को बनाने के लिए, होटल के कमरे बहुत शानदार हैं, होटल का एंट्रेंस बहुत अच्छा है, हर चीज़ होटल में जो है फ़ोटो खींचने लायक है, वहाँ रहने लायक है। लेकिन अगर उसी होटल के मेड्स, काम करने वाले जो लोग हैं, मेड्स अच्छे नहीं हैं, उस होटल का खाना बनाने वाले जो शेफ़ हैं, वो अप टू द मार्क नहीं हैं, तो वो होटल में लोगों का जो रिव्यू है, वो अच्छा नहीं आएगा। आप चाहे कितना भी अच्छा होटल बना लें, कितने भी अच्छे कमरे बना लें, कितने भी अच्छे डाइनिंग एरिया बना लें, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो अच्छे ना हो, तो उस होटल का रिव्यू, उस होटल का जो ओवरऑल रिजल्ट है, अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह हम चाहे कितना भी हेल्दी फूड खा लें, हम चाहे कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन अगर हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं इन विटामिन्स के बारे में, इन मिनरल्स के बारे में, शरीर में जो इनटेक हो रहा है, और वो अगर पूरा जितना शरीर को चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो वो उतना हेल्दी खाना खाने का, उतना एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए इनका रोल जो है शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
ये हमने एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश करी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है विटामिन एंड मिनरल्स। हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग इस पे ध्यान ज़्यादातर देते नहीं है कि कौन सा खाना हमें दिन में खाना चाहिए, कौन सा खाना हमें विटामिन ए के लिए खाना चाहिए, सी के लिए खाना चाहिए, बी के लिए, अलग अलग जो भी विटामिन उनके लिए। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत नॉलेज है ऑलरेडी इस बारे में। मैं उसको थोड़ा सा ब्रश अप करता हूँ, थोड़ा सा आप भी बाद में इनपुट दीजिएगा इसमें। तो वाइटामिन्स पे पहले बात करते हैं। वाइटामिन्स जो हैं वो शरीर में दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। इसका मतलब क्या है? फैट सॉल्युबल का मतलब जो फैट में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो फैट में ज्यादातर मिलते हैं, फैट वाली चीजों में, फैटी चीजों में मिलते हैं। और शरीर में भी जो फैट स्टोर होता है उन चीजों के साथ वो भी वाइटामिन शरीर में स्टोर हो सकते हैं कुछ समय के लिए। और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स मतलब जो फैट में स्टोर नहीं होते, जो शरीर में फ्लूइड वाटर में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, और जितना जरूरत होता है शरीर उस पर काम करता है और बाकी का एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के रास्ते, राइट। तो इसका मतलब कि हमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हर दिन लेना ही लेना है, क्योंकि वो जो बच रहा है वो एक्सक्रीट हो जा रहा है, वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो शरीर में स्टोर नहीं हो रहा। और जो फैट वाला विटामिन है वो कुछ समय के लिए शरीर में स्टोर हो सकता है, उसकी यूटिलाइजेशन ओवर द टाइम हो सकती है। तो ये दो तरह के विटामिन होते हैं। इनमें कौन कौन से विटामिन आते हैं मैं जरा आपको एक उससे दिखा देता हूँ। सॉरी, आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दो तरह के विटामिन है, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपको इतना इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि कौन से विटामिन हैं जो हमें डेली लेने ही लेने हैं। तो फैट सॉल्युबल में चार विटामिन आते हैं हमारे: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार तरह के विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं कुछ समय के लिए: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एक सेकंड। हाँ, और जो विटामिन वाटर सॉल्युबल है वो दो तरह के विटामिन हैं। एक बी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी जब हम बोलते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स, बी में एक कॉम्प्लेक्स है, बी में बहुत तरह के अलग अलग विटामिन हैं, जैसे B1 है, B2, B3, B5, B7, B9, B12, B6, B9 एंड B12। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ विटामिन है जो हमारे शरीर के रेगुलर फंक्शन के अच्छे वाइटलिटी के लिए, अच्छी तरह जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल है और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। तो दो विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है, वाटर सॉल्युबल है। ये शरीर से एक्सक्रीट हो जाते हैं, शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए हमें इनका रोज डेली इनटेक लेना ही लेना है। तो फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो ये दो तरह के विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अब मैं पहले बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट विटामिन हैं उनके बारे में, हाँ, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शरीर में। और फिर उसके बाद जो लेसर इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि हमें ये ज़रूरत नहीं है, ये तो नहीं ज़रूरी है जितने इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है, वो हमें ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादातर हमारे खाने में वैसे ही शामिल हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगेन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। आई होप यू कैन सी। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन से हैं इसमें? तो विटामिन बी का मैं आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मैं आपको क्रक्स बताता जाता हूँ। तो इनका मेन काम क्या है? शरीर में एनर्जी रिलीज करना। जो भी हम खाना खाते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनका मेटाबॉलिज्म करना, उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना और शरीर से एनर्जी रिलीज करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे
शरीर में बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किस लिए खा रहे हैं, अल्टीमेटली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, और एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ये विटामिन का होना शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा काम क्या है, ये ब्लड, खून बनाने में काम आते हैं। हड्डियाँ के जो ऑसिफिकेशन है उसमें काम आते हैं। टिश्यूज़ के बिल्ड करने में काम आते हैं। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो इसलिए हमको इसकी डेली इनटेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक तो काम हो गया इसकी, ये शरीर में कार्ब्स और फैट से एनर्जी रिलीज करते हैं। थायमिन नाम का होता है, नाइसिन, राइबोफ्लाविन, आपको इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता देता हूँ। B1 जो होता है, B2 होता है, B6 होता है, B5 होता है, B7 बायोटिन जिसको बोलते हैं। ये सारे विटामिन का काम क्या है, आपके शरीर में कार्ब्स और फैट को रेगुलेट करके, मेटाबोलाइज करके इनसे एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करना। B12 जो बहुत इंपॉर्टेंट एक विटामिन है, जो डायबिटीज के मरीजों में बहुत, जिसकी कमी बहुत होती है, जिसकी वजह से नर्व्स जो होती हैं उनमें डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, नर्व्स की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। तो इसका एक काम तो नर्व्स की सिंथेसिस में आता है, नर्व्स को बनाने में काम आता है, और दूसरा फोलिक एसिड के साथ मिलके ये खून भी बनाता है। तो B6 और B12 जो मिलके शरीर में ब्लड बनाने में काम आते हैं। इसलिए कई बार जब हम सीबीसी की रिपोर्ट करते हैं उसमें हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन देखते हैं, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा कंपोनेंट है ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरी करता है, हर एक सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो वो हीमोग्लोबिन बनाने में, वो हीमोग्लोबिन से आरबीसी, रेड ब्लड सेल बनते हैं, तो वो बनाने में, फॉर्मेशन करने में B12, B6, फोलिक एसिड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और जिनके शरीर में इनकी कमी होती है तो वो हमेशा अनीमिक रहते हैं। अनीमिक रहने का मतलब वो हमेशा उनके शरीर में खून की कमी रहती है। तो खून की कमी होने की वजह से आपको क्या जनरल चीज़ों में क्या वीक दिखाई देगा आपकी डे टू डे लाइफ में? आपको लेथार्जी रहेगी, आपको वीकनेस रहेगी। थोड़ा ज़्यादा चलेंगे आप लंबे समय के लिए तो सांस फूल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं खून की कमी होने में, शरीर में खून की कमी होने से भी रिलेटेड, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि मेरे हार्ट में दिक्कत है, मेरे लंग्स में दिक्कत है, या मुझे कोई और शरीर में कमी है। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे शरीर में फोलिक एसिड की कमी होना, जैसे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से भी खून नहीं बनता है, और इस वजह से हमें ये दिक्कतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं। शरीर में प्रोटीन का जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, शरीर के जो सारे सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं, ऑर्गन्स हैं, जो प्रोटीन से बनते हैं, तो इनके बनाने में भी, इनके जो प्रोटीन का स्मॉलर कंपोनेंट है अमीनो एसिड्स, उनके मेटाबॉलिज्म में भी एक विटामिन B6 है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट काम। तो हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन्स, ये बी जो कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं, B1, B2 और बी अप टू B12, इनके कितने इम्पोर्टेंट रोल है शरीर में। शरीर में इनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि इनके बिना प्रॉपर एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा। आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, चाहे कितना भी हेल्दी खाना खा लें, अगर ये डेफिशिएंसीज हैं आपके शरीर में इन विटामिन्स की, तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगी अच्छे से। आप हमेशा लेथार्जिक रहेंगे, आपको हमेशा शरीर में कमजोरी महसूस होती रहेगी। और अगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी, B12, B6 की डेफिशिएंसी है, तो आपके शरीर में खून भी अच्छे से नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल की जो खून के कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट शरीर में अच्छे से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से हमेशा आपको कमजोरी, हमेशा आपकी सांस फूलती रहेगी, क्योंकि शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी अगर रेड ब्लड सेल कम हो। तो प्रोटीन डेवलप करने में शरीर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो ये प्रोटीन नहीं बनेंगे, अगेन आपको वापस से लेथार्जी रहेगी। तो ओवरऑल जो एक बहुत कॉमन कंप्लेंट रहता है, स्पेशली हमारी फीमेल्स का, आफ्टर 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल की उम्र के बाद, मेल्स का भी, वो एक ये रहता है कि हमेशा आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा दिन में काम करने का कोई मन नहीं करता, हमारा बेड से उठने का कोई मन नहीं करता। को जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जो 30 साल में, हम 40 साल में अच्छे से करते थे, अब वो काम करने का दिल में, उन काम में दिल नहीं लगता। तो उनका एक वजह ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसका
रीजन है शरीर में इन इम्पोर्टेंट वाइटामिन की कमी होना। और ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि 50 साल के बाद हमारा जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो बाई एज हो जाता है। और कमज़ोर होने की वजह से जो फूड हम खा रहे हैं उसमें से ये इंपॉर्टेंट विटामिन्स हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे हमारे शरीर में इनकी कमी रहती है। तो हम आगे बात करेंगे कि इस कमी को पूरा करने के लिए क्या-क्या करना है। थोड़ा सा इन जो बी12 के बी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले बी1 आपने सुना ही होगा, बी1 विटामिन बी1। तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाके जब डाइजेस्ट होता है तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है। एजिंग के साथ ये एब्जॉर्प्शन कमज़ोर हो जाती है, इसलिए बी1 की पूरी तरह से शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। हमें बी1 की शरीर में हमेशा कमी रहती है। और ये जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये हमारे लिवर और हार्ट और ब्रेन मसल टिश्यू में जाके स्टोर होता है कुछ समय के लिए। और क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है इसलिए ये यूरिन के साथ जब हमारा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, उसके साथ ये एक्सक्रीट हो जाता है शरीर से। क्या काम है इसका? अगेन वही जो हमने काम डिस्कस किया था कि एनर्जी कन्वर्ट करने में कोएंजाइम का काम करता है, हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स में काम करता है। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा, बेरी बेरी करके एक बीमारी होती है। जो जिसका मेन जो अंगों पे जिस पे वो बुरा असर करती है वो का हार्ट के रिलेटेड जो आर्टरीज है उनके साथ मसल्स पे और नर्वस सिस्टम। क्या क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? तो सीरियल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इनमें ये विटामिन बी1 बहुत अबंडेंट होता है। मीट जो होता है, रेड मीट हो गया, चिकन में, इवन इन एग्स, और दालें जो होती हैं हमारी उनमें ये काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसलिए हमें इसका ज़्यादा बाहर से सोर्स सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे डे टू डे डाइट में रेडली अवेलेबल होता है, वहाँ से हमें मिल सकता है। सबसे ज़्यादा रिच सोर्स क्या है इसका? लिवर। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके उनके लिए जो ज़्यादातर लिवर कंजम्पशन करते हैं, कुछ लोग रेड मीट खाना पसंद करते हैं। ड्राइड पीस जो हमारे मटर होते हैं उनमें ये बहुत मिलता है, बीन्स में मिलता है, नट्स आपके बादाम में है, अखरोट में, और होल व्हीट में जो हम गेहूँ पिसवाते हैं। तो जो मार्केट में जो आटा आता है वो काफ़ी रिफाइंड होके आता है, इसलिए उस आटे की जो रोटी होती है वो सफ़ेद सफ़ेद बनती है। लेकिन अगर आप बाहर से गेहूँ लेते हैं और उसको पिसवाते हैं अच्छे से, और ज़्यादातर गांव में देखा जाता है, तो वो आटे की रोटी जो होती है वो ब्राउन कलर की बनती है। तो वो जो रोटी है वो होल व्हीट वाली रोटी होती है। वो जो ब्राउन रंग की रोटी होती है वो आपको लिए रिकमेंडेड है, आपको वो खाएं। जो आटा सफ़ेद जैसा होता है वो बहुत रिफाइंड हो जाता है, उसमें से छिलके जो है उसके बीट के निकल गए होते हैं, वो उसमें फिर उस तरह के आटे में विटामिन की कमी होती है। अदरवाइज अगर आप गेहूं लेके खुद से पिसवा के खाते हैं, ब्राउन जो रोटी होती है वो खाएंगे, तो उसमें विटामिन, ये सारे विटामिन अवेलेबल होंगे, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको फिर अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा विटामिन है बी2, राइबोफ्लेविन इसका नाम है। ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका भी काम एज ए कोएंजाइम करता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट हो जाता है। हाइड्रोजन कैरी करता है। हाइड्रोजन का हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी सारी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। मेटाबॉलिज्म अगेन कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का ये मेटाबोलाइज करता है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेज ज़्यादातर, अगर ये बी2 ना हो तो हमें बहुत सारे केसेस में वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन रहती है, हाइपर मोटेलिटी रहती है। मतलब आप खाना खाते हैं, आपको लगता है कि मेरा खाना अभी बाहर को आ रहा है या जल्दी जल्दी पेट में अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, मरोड़ पड़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बी2 की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी एक पहचान है कमी होने की वजह से, वो ये है कि वो आपके मुंह पे अल्सर होना शुरू हो जाएंगे, एंगुलर स्टोमेटिस। जो लिप्स के जो साइड्स पे है, कॉर्नर्स पे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं। अक्सर हमें बचपन में या जवानी में होता है, इवन बुढ़ापे में भी, 60 साल की उम्र के बाद भी ये चीज़ें बहुत कॉमन है, क्योंकि इनके विटामिन की कमी रहती है शरीर में। जीभ जीभ पे अल्सर हो जाना, जीभ में सोजिश हो जाना, वो भी विटामिन की कमी से होती है। इसलिए
जब माउथ अल्सर होते हैं तो आपको हमेशा डॉक्टर जो है बी कॉम्प्लेक्स की, बी कसुल की गोली आपको खाने के लिए देते हैं। कई बार आपको क्रश करके मुंह में रखने के लिए भी बोला जाता है ताकि इसकी अब्जॉर्प्शन मुंह के रास्ते हो जाए। तो ये हो गया B2 की बात। ये एक पिक्चर है, ये इस तरह का बचपन में आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में ये ज्यादा दिक्कत होती है, जीभ में सोजिश हो जाती है, लिप्स के अराउंड सोजिश हो जाती है, तो ये इसको जो है एंगुलर स्टोमेटिस और ग्लोसाइटिस की बीमारी हो जाती है, जो कि विटामिन की कमी की वजह से होती है। विटामिन वापस खाने से हमें ये वापस से ठीक हो जाए। B2 का क्या रिच सोर्स है मिल्क, दूध में, लिवर में, किडनी में, हार्ट में, जो नॉन वेज खाते हैं हार्ट और किडनी, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। लीन मीट, चिकन ब्रेस्ट जो होता है उसमें ये काफ़ी मात्रा में होता है। चीज़ में होता है, एग्स में होता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। जो वेजिटेरियन है उनके लिए जो हरी सब्जियां हैं वो खाएं तो उसमें ये ज़्यादातर मिलता है हमें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो वेजिटेरियन जो हैं हमारे, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा विटामिन है B3। इसके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये शुरू के विटामिन जो हैं वो कम अमाउंट में चाहिए शरीर में और ज़्यादातर हमारे खाने में होते हैं। B3 जो नायसिन है वो, ये भी आपने सुना होगा, वाटर सॉल्युबल। अगेन पूरा B कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये भी अब्जॉर्ब होता है हमारे अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ब्रेन और किडनी और हार्ट में जो ज़्यादातर स्टोर होता है थोड़े समय के लिए और यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। ये कैटलिस्ट का काम करता है हमारे शरीर में, हाइड्रोजन रिलीज करता है जब हम हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन वाला गैस एक्सचेंज होती है उस समय ये हेल्प करता है हाइड्रोजन रिलीज करने में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। फैट सिंथेसिस, मतलब जो खान हमारे शरीर में खा रहे हैं वो फैट जो जमावट शरीर में स्टोर होगी उसके सिंथेसिस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लेग्रा नाम से एक बीमारी होती है जो कि बहुत रेयर है। ज़्यादातर नहीं होती लोगों में क्योंकि आजकल तो बहुत सप्लीमेंट से हम इसको बचा लेते हैं, लेकिन ये बहुत डेडली डिजीज है प्लेग्रा, जिसमें 4 चीजें होती हैं, 4 Ds उसको बोलते हैं। डर्माटाइटिस, स्किन की सोजिश, स्किन में इन्फ्लामेशन, सीवियर डायरिया, इसमें जो डायरिया होता है बहुत सीवियर होता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन का शिकायत हो सकती है, और अल्टीमेटली डेथ। तो ये 4D इसको कैटेगराइज करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस बीमारी के, प्लेग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन और डेथ। तो ये नाइसिन की कमी से, विटामिन B3 की कमी से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन। ज़्यादातर वीकनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक, डिप्रेशन, इस तरह की अगर शिकायतें आपको साथ में मिल रही हैं एक साथ, तो हो सकता है कि आपके शरीर में नाइसिन की कमी हो। इसका क्या सोर्स है? एनिमल प्रोटीन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेजिटेबल प्रोटीन्स में। तो जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो खाने से नाइसिन की जो कंजम्पशन है शरीर में पूरी हो सकती है। अगेन जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, नॉनवेज में जो लिवर है एनिमल का, उसमें अच्छे अबंडेंट मात्रा में होता है। रेड मीट में होता है, पीनट्स में होता है, और सीरियल्स में। इसकी मैं अलग से आपको क्या क्या कहाँ कहाँ चीज़ों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, अलग से मैं एक PPT बोलूँगा, वो रितु आपके साथ सबके साथ शेयर कर देगी, आप खुद याद कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है B5। तो इसका भी शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसका भी अगेन रोल जो हमने एक कॉमन जेनरिक रोल सबके लिए पढ़ा था, कार्ब्स से एनर्जी रिलीज करना, उसमें ये काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसकी सिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और हीमोग्लोबिन का भी एक कंपोनेंट है। इसकी कमी से भी हमें फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद अच्छे से जो रात में नहीं आएगी, वो भी एक डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन B5 की। नोजिया, एब्डोमिनल स्ट्रेस। सो अल्टीमेटली अगर आपके शरीर में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आपको टेंडेंसी नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होने की बढ़ जाती है। कई कई लोगों में हाथों में जलन, पिकलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरों के टांगों के मसल्स, बड़े मसल्स में क्रैम्पिंग होना की शिकायत होती है। तो वो उसकी कमी भी विटामिन नाइसिन जो B5 है, सॉरी B5 की कमी से भी ये सारी दिक्कतें होती हैं शरीर में। इसका क्या सोर्स है?
एनिमल टिश्यू, एनिमल, अगेन ये सारे विटामिन्स जो हैं वो नॉन वेज डाइट में काफ़ी अबंडेंट मिलते हैं कंपेयर टू वेजिटेरियन डाइट। सो वेजिटेरियंस जो हैं उनको क्या क्या चीज़ों का ज़्यादा लेना है अपने डेली रूटीन में, वो दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ब्रोकली एक बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है जिसमें ज़्यादातर विटामिन होते हैं, कॉलीफ्लावर हो गई और पोटैटोस, इन चीज़ों में ये B5 तो है ही, और भी दूसरे विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। B6 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक विटामिन है, पायरिडॉक्सिन B6, अगेन फैट सॉल्युबल है, सॉरी वाटर सॉल्युबल है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है शरीर में, ये रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है, मतलब ये खून बनाने में मदद करता है। तो खून बनाने में मदद करता है, तो मतलब ये शरीर का एक जो सबसे एक इम्पोर्टेंट काम है, खून का काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना सेल्स को, टिश्यूज को, ग्लूकोज सप्लाई करना, दूसरे जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई करना शरीर के हर एक सेल को। तो अगर हमारे शरीर में खून अच्छे से नहीं बनेगा तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो खून बनाने में जितना हम कहते हैं कि आयरन हमें बराबर से लेना है, दूसरी चीजें बराबर से लेनी है, उतनी ही जरूरी है कि B6 जो है उसकी कमी शरीर में ना हो। B6 की कमी होने से आप कितना भी आयरन खा लें, कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा लें, आपके शरीर में पूरी तरह से अच्छे से खून नहीं बनेगा। तो B6 की कमी नहीं होनी चाहिए। रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। जो नर्वस टिश्यू है, नर्व्स के सेल्स हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे कि डायबिटीज वालों में न्यूरोपैथी हो जाती है, उन लोगों में भी ये B6 की कमी होती है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी जो है वो ज्यादातर बढ़ती जाती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, खून नहीं होगा शरीर में तो कमजोरी महसूस होती रहेगी, कमजोरी महसूस होगी तो इरिटेशन रहती रहेगी, नर्वसनेस रहेगी, रात में अच्छे से नींद नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग को अच्छे से खून नहीं जा रहा, तो दिमाग हमेशा अलर्ट रहेगा, दिमाग हमेशा नर्वस रहेगा, तो इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। क्या सोर्स हैं B6 के, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए, अगेन जो एक लीवर है, लीवर में बहुत सारे जो विटामिन हैं वो स्टोर रहते हैं। हाँ? तो इसलिए जब हम एक किसी एनिमल का कंजम्पशन करते हैं तो उसका मिलेंगे। तो लीवर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। मसल जो है, मीट कोई भी खाए उसके जो मसल पार्ट है, जैसे बड़ा एक लेग पीस हमने खा लिया, हाँ, जो हमारा चिकन ब्रेस्ट है, वो मसल्स, और ये जो अपर आर्म है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो इनका कंजम्पशन करेंगे तो इनमें विटामिन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। वेजिटेरियंस के लिए दालें, होल ग्रेन वाले सीरियल, जो अगेन मैं पहले बात कर रहा था कि ज़्यादा रिफाइंड आटा किसी भी तरह का, चाहे गेहूं का या दूसरा आटा, ज़्यादा रिफाइंड नहीं लेना है। बाजार में जो आटे आते हैं जिनकी बहुत सफ़ेद सफ़ेद रोटी बनती है, उस तरह के आटे की कंजम्पशन नहीं करनी है हमें। कोशिश करें कि आप बाहर से गेहूं या जो भी, जिस तरह का भी मक्की के जो भी आटा आप खाना चाहें, जो भी सीरियल्स आप खाना चाहें, जो भी ग्रेन आप लेना चाहें, तो वो बाजार से लेके खुद पिसवाएं, और कम से कम उसमें जो उसकी क्या बोलते हैं, ब्रांड होता है, जो उसके छिलके होते हैं, कम से कम हम फिल्टर करें। तो ब्राउन रंग की जो रोटी बनेगी, ब्राउन रंग की जो चपाती बनेगी, वो ज़्यादा बेटर है, उसमें ज़्यादा मिनरल्स हैं, उसमें ज़्यादा विटामिन। तो इस तरह का आटा हमें खाना है। बायोटिन B7, ये भी एक इम्पोर्टेंट, इसको आपने पढ़ा होगा या आपने पहले किसी डॉक्टर से सुना होगा कि जिनको हेयर फॉल होता है, कम उम्र में हेयर फॉल हो जाना, या बालों की थिनिंग हो जाना, जो बाल हैं वो पतले जो पड़ जाते हैं, तो उनमें बायोटिन की कमी, उन उन लोगों में बायोटिन की कमी होती है। वो लोग अगर बायोटिन का लेवल अच्छे से मेंटेन करके रखें तो वो हेयर लॉस को कुछ समय के लिए अवॉइड किया जा सकता है। एक सेकंड जी। इसकी डेफिशिएंसी हो जाने से क्या होगा, अगेन डर्मेटाइटिस, स्किन की जो कंडीशन, स्किन में ड्राइनेस आ जाना, स्किन में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये सारी कमी जो है ये नाइसिन, इसकी बायोटिन की कमी से हो सकती है। रात में अच्छे से नींद नहीं आना, नोजिया, मस्कुलर पेन होना,
स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हाइपर एस्थीसिया जिसको बोलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई सुइयां चुभो रहा है हमारे शरीर में, किसी समय पैरों में या हाथों में या बैक पे हमें ऐसे प्रिकलिंग सेंसेशन होती है, वो बर्निंग सेंसेशन होती है, वो भी हमें नाइसिन की बायोटिन की कमी, सॉरी बायोटिन की कमी की वजह से हो सकती है। और एलोपेशिया, एलोपेशिया मतलब जो हेयर लॉस होता है, उसमें नाइसिन की कमी होने की वजह से भी होता है। इस नाइसिन का क्या सोर्स है? अगेन सोर्सेज आर कॉमन फॉर दीज विटामिन, लिवर, किडनी, मिल्क, एग योक और यीस्ट में ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। फोलिक एसिड B9, फोलिक एसिड और B6, B9 और B6 का रोल है क्या है हमारे शरीर में? जो खून बनाता है, जो भी हमने डिस्कस किया, फोलिक एसिड और B6 मिलके शरीर में खून बनाते हैं, इसलिए इनकी कमी होना शरीर में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करती है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाने से क्या होगा? एक तो अनीमिया जो हमने पढ़ा था, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में इसका कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए, और अक्सर फीमेल इतना कंजम्पशन लेती नहीं, तो उनमें अनीमिया हो जाता है। फोलिक एसिड का क्या सोर्स है? लिवर, किडनी, यीस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो वेजिटेरियन है उनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फंगस, जो ये मशरूम हम खाते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ब्रोकली में ज़्यादा मात्रा में होती है। और एक अच्छा सोर्स सारे वाइटामिन का, जो एक सोर्स मैं बताऊंगा, वो है सोयाबीन। सोयाबीन और नट्स, ये आपको डेली अपनी रूटीन में रखिए, तो ये ज़्यादातर आपके ऐसे खाने हैं जिसमें हर तरह का विटामिन मिलता है। B12, अब बात करते हैं B12 की। डायबिटीज मरीजों के लिए B12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। B12 की कमी से शरीर में न्यूरोपैथी हो जाती है। B12 को हमें अपने शरीर में अच्छे से मेंटेन करके रखना है। B12 को हमें डेली लेना है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसकी हमें डेली जरूरत पड़ती है। इसका काम क्या है? एक तो ये अनीमिया, इसकी कमी से शरीर में अनीमिया हो सकता है। इसकी कमी से शरीर में जो नर्व्स हैं, उनमें डिटोरिएशन हो जाता है, इसकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है। कहाँ कहाँ से हमें मिलता है? एनिमल फूड में ये रहता है। लिवर इज द रिचेस्ट सोर्स, मीट, एग्स, योक, मिल्क, चीज एंड फिश में ये अबंडेंट मात्रा में होता है। तो जो ये पढ़ लिया हमने विटामिन B12 के बारे में, तो B12 का जो सार है, जो कंक्लूजन है, उसको मैं अगर आपको बता दूं, तो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन डाइट में B12 जो है वो एबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है। वेजिटेरियन डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपका सोयाबीन, नट्स, ब्रोकली और मशरूम में ये काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में होता है। सीरियल्स में बात करें, ग्रेन्स में बात करें, तो होल व्हीट ग्रेन जो है, उनमें अगर आप मिक्स करके खाएं, आपने पता नहीं खाते हैं कि नहीं, पसंद है कि नहीं, बाजरा, गेहूं और मक्के की ज्वार, इनके आटे को मिक्स करके इसकी रोटी को खाया जाए। मक्की की रोटी, मक्के का आटा इसमें नहीं मिलाना है। बाजरा, ज्वार और गेहूं, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करके आटे की रोटी बनाएं, तो इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे ही विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं कवर हो जाते हैं। तो ये रोटी आप ज़रूर खाएं, आप इसका टेस्ट डेवलप करें। ये खाने से आपके शरीर में इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। तो बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स है हमारे शरीर में, जिसके खून इससे बनता है, हमारे शरीर में ताकत इससे आती है। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। अगर आप सुंदर जी जैसे 1-1.5 घंटा चलते हैं, तो इनके शरीर में एनर्जी बनना, ग्लूकोज के कन्वर्ट होके एनर्जी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ग्लूकोज से एनर्जी कौन बनाएगा? ये विटामिन्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये विटामिन अगर ये मेंटेन करके रखेंगे, तो इनकी जो स्टेमिना है, इनका जो एक्सरसाइज करने की लिमिट्स है, ये बढ़ती जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था B6, बी कॉम्प्लेक्स। दूसरा एक इंपॉर्टेंट विटामिन जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है D3, विटामिन डी। विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे के सारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर हम उनकी जांच करेंगे, तो उनके शरीर में विटामिन डी जो है वो हमेशा कम ही मिलेगा। ऐसा क्यों है? नंबर वन, एक तो ये विटामिन जो है,
इसका जो सिंथेसिस है वो बहुत डिफरेंट है दूसरे विटामिन से। क्यों? क्योंकि ये इकलौता विटामिन है जो हमारा शरीर इसको बना सकता है। इकलौता विटामिन है जिसका शरीर में खुद से जनरेशन होता है। और वो कैसे होता है आप सब जानते हैं कि हम सनलाइट में बैठेंगे तो हमारे स्किन में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सनलाइट से एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली विटामिन डी का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं सॉरी, तो विटामिन डी का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो शरीर जो इसका एक नुकसान क्या है, तो हमें लगता है कि हम जितनी बार भी सन में जाते हैं, हम क्योंकि हम मोस्टली आउट रहते हैं और हिंदुस्तान जो है यहाँ पे गर्मी अच्छी रहती है, सन शाइन अच्छी रहती है, बाहर काफी सनलाइट होती है, तो हमें लगता है कि हम बाहर तो निकल ही रहे हैं, बाहर तो जा ही रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर में विटामिन डी तो बनता ही होता होगा। इसलिए हम विटामिन डी को अच्छे से ज़्यादातर लोग हैं इसके टेस्ट नहीं करते हैं और इनका शरीर में कमी रहती है। कमी इसलिए रहती है कि विटामिन डी बनता तो है सनलाइट से, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी प्रोडक्शन को हिंडर करते हैं। जैसे मेलेनिन है, स्किन में कंपोनेंट रहता है मेलेनिन, पिगमेंटेशन जो करता है, जिससे हमें डार्क और लाइट स्किन में जो फर्क है वो किस चीज का फर्क है, मेलेनिन का। जिसकी स्किन में ज्यादा मेलेनिन होगा उसकी स्किन उतनी ज्यादा डार्क होगी। तो जैसे ही हम सनलाइट में जाते हैं हमारे स्किन में एक और चीज कंपोनेंट बनना शुरू हो जाता है जिसको हम मेलेनिन बोलते हैं। जैसे ही मेलेनिन बनता है तो वो मेलेनिन का काम क्या है, एक वो शरीर में सनलाइट से जो यूवी रेज है उनसे प्रोटेक्ट करना। तो सनलाइट में यूवी रेज होती हैं, जो यूवी रेज हमारी स्किन को हार्मफुल है, हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, हमारे स्किन में कैंसर जैसी चीजें पैदा कर सकती हैं। तो मेलानिन बनता है, ये हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन प्रोटेक्शन के चक्कर में ये जो विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है उसको सप्रेस कर देता है। तो वो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट क्या है, विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है वो वरना कम हो जाता है। तो इसलिए आप देखें अगर आप धूप में ज्यादा निकले तो शाम में आप जब वापस आएंगे तो आपके रंग में थोड़ा फर्क हो जाएगा। रंग में फर्क इसलिए हो जाएगा क्योंकि धूप के जब आप निकले थे तो उस समय वो सनलाइट ने हमारे स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दिया, मेलानिन बनाना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा जो स्किन कलर है वो डार्क हो जाता है। और उसके चक्कर में हमारा जो विटामिन डी है उसका सिंथेसिस भी नहीं हो पाता। तो इसलिए हमेशा जब भी हम सन में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विटामिन डी बना ही बना रहे हैं। इसके ज्यादा सन में रहने से हमारा विटामिन डी की प्रोडक्शन में कमी भी हो सकती है, और जितना ज्यादा हम डार्क होंगे उतना ज्यादा विटामिन डी सनलाइट से नहीं बनेगा। तो ये वजह से हमारा डेली सनलाइट में जाने के बावजूद भी हमारे शरीर में विटामिन डी अच्छे से बनता नहीं। तो बेस्ट टाइम क्या है, कब है सनलाइट में बैठने का? अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जब सूरज निकलता है उसके 1 घंटे के बाद, क्योंकि उस समय सनरेज जो है इतनी शार्प नहीं होती, लाइट सनरेज होती हैं, ठंडी सनलाइट होती है, जिससे मेलेनिन प्रोडक्शन कम होती है। शाम में सूरज ढलने से 2 घंटे पहले, उस समय भी जो धूप होती है, जो उजाला होता है वो ठंडा होता है, उससे मेलेनिन प्रोडक्शन कम होती है। तो ये 2 समय हैं दिन के जब हम सूरज की किरणों में बैठे या बाहर बैठे आंगन में बैठे तो हमारा विटामिन डी प्रोडक्शन अच्छे से होगा, मेलानिन कम पैदा होगा, जिसका मतलब है कि विटामिन डी अच्छा होगा। तो ये 2 अच्छे समय। लेकिन जो पहले मैंने चीज बताई उसकी वजह से विटामिन डी अच्छे से बनता नहीं है, और बाहर से जो हम चीजें कंज्यूम करते हैं उनमें विटामिन डी का सोर्स बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए शरीर में ज्यादातर लोगों में, हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी ही रहती है। कमी रहेगी तो इसका जो काम है विटामिन डी का वो शरीर में अच्छे से नहीं होगा। क्या क्या काम है विटामिन डी के? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करना, हम्म, हड्डियों को मजबूत करना, हड्डियों में कैल्सिफिकेशन को एनहेंस करना। 2 इंपॉर्टेंट काम, बोन्स अच्छे से बनाना, मजबूत रखना, और शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करना। और कैल्शियम का भी काम क्या है, हड्डियों को मजबूती देना, हड्डियों में जान लाना। तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट काम है इस विटामिन का, इसी की वजह से 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद हमें जोड़ों में दर्द रहती है, हमें हम कोई भारी सामान नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से चल के आगे चल के आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। मतलब आपकी जो हड्डियां हैं वो अंदर से खुरदरी हो जाती है, अंदर से कमजोर हो जाती है। तो ये एक इजीली अवॉइडेबल कंडीशन है। ज्यादातर 50 साल 60 साल की उम्र के बाद
अगर आप अपनी बोन डेंसिटी का टेस्ट करेंगे तो आपकी बोन डेंसिटी कम ही आएगी, आपकी बोन्स कमजोर ही निकलेंगी, क्योंकि आपके शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहती है। तो विटामिन डी का कुछ कंजम्पशन है जो हमें डेली होना चाहिए। 40 to 50 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है हमें, सॉरी 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है हमें पर दिन एवरी डे कंजम्पशन इसका होना ही चाहिए, चाहे वो सनलाइट से बने, चाहे हम डाइट से लें, चाहे हम सप्लीमेंट से लें। तो स्पेशली आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज इन स्पेन वुमेन, तो ये इसका शरीर में कंजम्पशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमें बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ, कहाँ से हमें मिलेगा, कितना हमें सप्लीमेंट लेना है, कब कब हमें जांच करनी है। होपफुली आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन। क्या क्या काम है, ये बोन सिंथेसाइज करने में काम आता है, शरीर में सर्कुलेशन बढ़ाने में अच्छा काम करता है। अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स पे इसका अलग काम होता है। ऐसे हार्मोन भी काम करता है। हार्मोन मतलब शरीर के अंदर ही बनता है, इसलिए हम इसको एक हार्मोन की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। दो तरह के विटामिन होते हैं, D2 और D3। D2 जो होता है वो प्लांट्स में होता है, D3 जो होता है वो एनिमल्स में होता है। D2 हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, हमें क्या चाहिए, D3 चाहिए। कहाँ कौन कौन से डाइट में कहाँ कहाँ से मिल सकता है, एग्स में होता है, चिक पीस में होता है, बटर में होता है, चीज में होता है, मशरूम में होता है और फिश में होता है। ये जो सोर्सेस हैं इनमें काफी मात्रा में होता है। हमें ये चीजें खाने से विटामिन डी डेली हमें मिल सकता है। देखिए, ये जो डायग्राम आपको बता रही है, क्या क्या बता रही है कि स्किन, सनलाइट से स्किन जब स्किन पे पड़ती है तब हमारे शरीर में एक रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन की वजह से हमें विटामिन D3 मिलता है। कैल्सी कोलिकैल्सिफेरॉल उसको केमिकल साइंटिफिक नेम। ये जाके लीवर में, एक तो सनलाइट से बनेगा, दूसरा हमें फिश, मीट, चिकपीस, बटर, चीज और जो मशरूम है वो खाने से भी हमें शरीर में मिलेगा और लीवर में चला जाएगा। लीवर में जाके ये एक दूसरे एक्टिव कंपोनेंट में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, जिसको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बोलते हैं, जो किडनी में जाके काम करता है और किडनी में जाके शरीर के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो हमें सनलाइट से स्किन में हमारे विटामिन D3 बना, डाइट से आके विटामिन D3 जो हमें मिला वो लिवर में जाके स्टोर हुआ, लिवर से ये किडनी में गया, एक दूसरा एक्टिव कंपोनेंट बनाया जिसका काम है कि शरीर में कैल्शियम को मेंटेन करके रखे। और कैल्शियम का अगेन हम सबको फंक्शन पता ही है, कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए कैल्शियम। तो अगर विटामिन D3 नहीं होगा ढंग से तो कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाएगी। क्या क्या काम करता है, ये इंटेस्टाइन में हेल्पफुल काम करता है, बोन में काम करता है, किडनीज में जाके काम करता है। इंटेस्टाइन में क्या काम करता है, शरीर से कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को बढ़ाता है, एब्जॉर्ब कराता है। कैल्शियम और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो प्रोटीन है जहाँ पे कैल्शियम और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वहाँ पे कैल बाइंडिंग्स नाम से एक प्रोटीन हो, एक को एंजाइम होता है, उसकी सिंथेसिस करता है। बोन में जाके ये कैटाबोलिक रोल प्ले करता है, बोन हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों की मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है। किडनी में जाके ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है, बढ़ाता है और कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो विटामिन डी प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाने से क्या होगा, कारण क्या है इसकी डेफिशिएंसी के, जो लोग सनलाइट में बराबर बाहर नहीं जाते। हमारा आजकल का काम ऐसा हो गया कि हम अर्ली मॉर्निंग ऑफिस पहुंच जाते हैं और फिर वहां से ऑफिस से शाम को निकलते हैं, जिसकी वजह से हमको सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है। इस वजह से भी लोगों में विटामिन डी अच्छे से बनता नहीं। दूसरा, डाइट में हमें अच्छे से नहीं मिलेगा, तभी भी इसका कमी रहेगी। एक एज के बाद शरीर में इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, आप चाहे कितना भी खा लें लेकिन अब्जॉर्ब उतना नहीं हो पाता, इसलिए कमी हो जाती है। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी, लिवर में जाके जो स्टोर होके किडनी में एक्टिव होता है, दो दो अलग अलग कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट लिवर में स्टोर होता है वो एक्टिव फॉर्म नहीं है, जो एक्टिव फॉर्म है वो 25 हाइड्रोक्सी
D3 है, तो वो जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन ना होने की वजह से भी हमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। बच्चों में रिकेट्स पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, रिकेट्स नाम की बीमारी करता है बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स जो खुरदरी हो जाती हैं, बोन्स में जान नहीं रहती, इजीली उनमें फ्रैक्चर हो सकते हैं। आप गिर गए, चाहे आप इतने झटके से ना भी गिरे हों, आप बेड से बैठे बैठे ही थोड़ा नीचे 1 फुट नीचे गिर जाए, तभी भी हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर अगर आप टेस्ट करेंगे, ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी रहेगी। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। इससे कम होगा तो हम इसको इनसफिशिएंट, 20 से 29 के बीच में होगा तो इनसफिशिएंट, 10 से 20 में होगा तो डेफिशिएंट, और सीवियर डेफिशिएंसी जो है 10 से कम हो जाएगी। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो लोगों में 10 से कम ही होता है। 10 से कम हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपने देखा होगा आपके जो डॉक्टर हैं हमेशा आपको सप्लीमेंट देते हैं, सेशेट्स देते हैं विटामिन डी के, जो आप वीकली लेते हैं, वीक में एक बार। तो 8 हफ्ते तक आपको बोलते हैं कि 8 हफ्ते तक ये सेशेट लेना है आपने, हफ्ते में एक बार, उसके बाद 6 महीने तक एक बार महीने में लेना है। तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि जो डेफिशिएंसी हो गई है, पहले तो हमें वो डेफिशिएंसी को पूरा करना है, राइट, और उसके बाद उसको मेंटेन करके रखना है डेली लेवल पे। तो 60,000 जो इंटरनेशनल यूनिट्स है विटामिन D3 का, के सेशेट आते हैं, उसके सॉफ्ट जेलेटिन जो आप दूध के साथ ले सकते हैं। तो जिन भी केसेस में जो विटामिन लेवल्स हैं लेस देन 20 हैं, लेस देन 20 से नीचे हैं, 10 से नीचे हैं, तो आपको रेकमेंडेड है आप पहले एक लोड, उसका मतलब पहले पूरा किया जाए, और उसके बाद आप एक मेंटेनेंस डोज लें। मेंटेनेंस डोज का मतलब कि वो जो लेवल आपने अचीव किया है उसको थ्रू आउट द डे लंबे समय के लिए मेंटेन करके रखें। तो लोडिंग डोज जो है वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हफ्ते में एक बार 8 हफ्ते देते हैं, उसके बाद महीने में एक बार 6 महीने के लिए लिया जाता है। आपको एडवाइजेबल है कि हर साल में एक बार इसका कोर्स जरूर करें वंस यू क्रॉस 60, क्योंकि हमारे शरीर में डाइट डेफिशिएंसी होती है, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए सनलाइट से एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, और हमारे जो शरीर का डाइजेस्टिव है सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो गया है, इसलिए हम जो खाते हैं वो भी शरीर से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा ढंग से। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। विटामिन डी के हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए, प्रोवाइडेड हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं एवरी 6 मंथ और 1 ईयर। अगर हमें टेस्ट में कम आ रहा है तो ही लेना है, कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिना टेस्ट किए हुए हमने नहीं लेना है। तो टेस्ट करेंगे, पहले देखेंगे कितना कम है, उस हिसाब से आपकी डोज भी एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको डेली डोज पे भी रख सकते हैं आपके डॉक्टर, और या फिर ये हफ्ते वाली डोज है इस पे भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी रहेगी शरीर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। हमें विटामिन D3 की कमी शरीर में नहीं होने देनी है, क्योंकि इजिली हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। कमी हो रही है तो हम बाहर से सप्लीमेंट ले लेंगे। तो ये हो गया विटामिन D3। दो विटामिन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने थोड़ा इन पे ज्यादा बात की है। बाकी के विटामिन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़े समय में भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एक विटामिन में इससे पहले आपके सवाल हूँ, एक विटामिन में अभी एक थोड़े से बात कर लेते हैं, विटामिन C, क्योंकि उसका अभी रोल बहुत डिस्कस हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन है, बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि विटामिन C के सप्लीमेंट लेते रहिए, विटामिन C जो है इससे वायरल इन्फेक्शन से बच जाएंगे, कोरोना होने से। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि विटामिन C लेने से कोरोना वायरस डिजीज नहीं होगी आपको। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा मिसकंसेप्शन लोगों में क्यों है, और अगर मिसकंसेप्शन नहीं है तो इसका रोल क्या है वायरल डिजीज में। तो एक छोटा सा 5 मिनट के लिए विटामिन C का रोल पढ़ लेते हैं। Let me share my screen again. विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक जो इसका नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है, वाटर सॉल्युबल है। अगेन वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या हुआ कि हमें रोज ही इसको लेना पड़ेगा, जितनी रिकमेंडेड हमें बताया गया है इसकी क्वांटिटी, उसको हमें रोज लेना पड़ेगा, अदरवाइज जितना हमने आज लिया है वो एक्सक्रीट हो जाता है शरीर से।
क्या बेनिफिट्स हैं इसके? एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटीज है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारे टीवी पे एड्स आती हैं, एंटीऑक्सीडेंट लीजिए इसमें, या जो च्यवनप्राश है या ये सारी चीजें, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीडेंट पे काम करते हैं। एंटी एंटी मतलब अगेंस्ट किसके? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट्स क्या है? फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जो किसी भी काम के करने में जो हमें बाई प्रोडक्ट पैदा होता है, जो हमारे लिए यूजफुल ना हो के साइड इफेक्ट्स करता है, बुरे इफेक्ट्स करता है, उनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। कॉमन टर्म में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आप वेल्डिंग, आपने देखा होगा लोग वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने के दौरान जब चीज़ों को जोड़ा जाता है तो बहुत सारी चिंगारियां निकलती हैं। तो वो चिंगारियां अगर साइड में दूसरी सरफेस पे पड़े तो वहां पे वो स्कारिंग करके जाती हैं, स्कारिंग कर देती हैं, वहां पे नुकसान करती हैं। इसी तरह शरीर में जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जब कार्ब से ग्लूकोज बनता है, तो वो उस रिएक्शन में कुछ चीजें फ्री रेडिकल के नाम से बनती हैं, जो शरीर में अगर ज्यादा होंगी तो वो हर एक सेल पे नुकसान करती हैं, एजिंग करवाती हैं, स्किन पे बुरा असर करती हैं, लंग्स पे बुरा असर करती हैं, हार्ट पे बुरा असर करती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हर दिन हमारा ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है, फैट्स ब्रेकडाउन हो रहा है, ये सारे प्रोसेस में जो फ्री रेडिकल निकल रहे हैं, जो ऑक्सीडेंट निकल रहे हैं, हम इसको न्यूट्रलाइज करें, हम इसको कम करें। तो ये कम कौन करता है? जो इसके ऊपर काम करता है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। और एक एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है शरीर में, वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी लेने से आपके शरीर में फ्री रेडिकल कम होते हैं। फ्री रेडिकल कम होने से फायदा क्या है? आपकी एजिंग स्लो होगी, आपके टिश्यू में जो डैमेज हो रहा है वो कम होगा, आपके लंग्स में ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, आपके लंग्स बेटर फंक्शन करेंगे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का रोल है। दूसरा, विटामिन सी का क्या रोल है? ये हार्ट डिजीज को रिड्यूस करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कैंसर ग्रोथ को भी स्लो करता है। जो हमारे शरीर में कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स है उन पे एक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। कुछ केसेस में स्टडीज बोलती हैं कि ये मेमोरी को इनहेंस करता है, हमारी मेमोरी बेटर होती है विटामिन सी से। हालांकि इसका रोल अल्जाइमर डिजीज में इतना स्पेसिफिक नहीं है, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ये जो डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज है, जो कोग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, इनमें विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हेल्प करता है इनको कम करने। चौथा, जो आजकल के दौर में ज्यादा चल रहा है इसका रोल, वो है इम्यून सिस्टम को एनहेंस करता है। जो हमारे शरीर में डिजीज फाइटिंग सेल्स है, जो डिजीज फाइटिंग मैकेनिज्म है, जो डिफेंस सिस्टम है हमारे शरीर का, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसको ये बढ़ाने में, उसको ये मजबूत रखने में, उसके नंबर को बढ़ाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, हमारा इम्यून सेल्स बने रहेंगे, एक जो नंबर उनका चाहिए शरीर में थ्रू आउट द ईयर, वो बना रहेगा, और वो जो सेल्स बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, उनका काम करने की क्षमता अच्छी होगी, तो हम इन्फेक्शंस को ज्यादा बेटर फाइट कर पाएंगे। तो ये इन्फेक्शन चाहे किसी भी तरह की हो, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो, वायरस की इन्फेक्शन हो, या कोई और पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, तो ये कोई भी किसी भी तरह की शरीर में जब इन्फेक्शन होती है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इम्यून सिस्टम। बहुत सारी शरीर में ऐसी बीमारियां हमें डे टू डे हो रही हैं, जिनका हमें मालूम ही नहीं है कि ये बीमारी हुई थी, और इस बीमारी के फाइट होके ये बीमारी हमारे शरीर से निकल गई। ये सिम्टम तक पहुंचने ही नहीं देता इम्यून सिस्टम। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम बना रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। तो ये इसमें बैन बूस्ट कौन करता है, उसको हेल्प कौन करता है? विटामिन सी। इसलिए आपको आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे कि विटामिन सी की ड्रिंक्स लीजिए, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लीजिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से बना रहे, और कोई भी वायरल डिजीज हो, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो, आपका शरीर उस पर अच्छे से एक्ट करे। इसका डायरेक्ट रोल नहीं है कोरोना वायरस को फाइट करने में। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस का क्योर है, लेकिन ये आपके शरीर को मजबूत कर देता है अंदर से, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, ताकि आपको अगर इन्फेक्शन हो भी तो आप उसके अगेंस्ट अच्छे से फाइट कर सकें। आयरन की एब्जॉर्प्शन को विटामिन सी बढ़ाता है। आपके शरीर के जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो बनाने में इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है कोलेजन, उसको सपोर्ट करता है।
कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा विटामिन डी? हमारा विटामिन सी का डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको अबंडेंट मात्रा में विटामिन सी मिलेगा, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए हमें इन सारी चीजों का इंटेक डेली रखना है, अदरवाइज ये कमी हो जाएगी। कौन कौन सी चीजों में? वेजिटेरियन चीजों में क्या है? फ्रूट और वेजिटेबल, स्पेशली बेल पेपर, शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं, उसमें काफी होता है, टोमेटोज में होता है, सिट्रस फ्रूट में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली में बहुत होता है, कीवी फ्रूट में होता है, संतरे, नींबू, इन चीजों में बहुत होता है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स में होता है। जो दूसरे सोर्स है ऑयस्टर्स, जो सी फूड है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। रिकमेंडेड वैल्यू पे मत जाइए, क्योंकि आप जितना डेली इनटेक लेंगे उसमें ऑलरेडी उतना ज़्यादा जितना रिकमेंडेड है उतना होता ही होता है। क्या चीज़ें इस पे डेफिशिएंसी कर सकते हैं? स्मोकिंग। तो जो स्मोकर्स हैं उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हमेशा रहेगी। आप कितना भी विटामिन खाएंगे, लेकिन जो स्मोकिंग की वजह से शरीर में कार्सिनोजेनिक चीज़ें चली जाती हैं, टॉक्सिक चले जाते हैं, वो विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, उसको अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। इंसुलिन और विटामिन सी का बहुत एक बैलेंस बना रहता है शरीर में। विटामिन सी जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को एनहेंस करता है, और अगर इंसुलिन सी अच्छे से हो शरीर में तो वो विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन को अच्छे से बढ़ाता है। तो एक जो जिनके जो इंसुलिन ले रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो इंसुलिन अगर आपके लेवल बने रहेंगे शरीर में, तो विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी होने के चांस कम रहते हैं। क्या क्या रीज़न है हमें विटामिन सी लेना चाहिए? एक तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी कमी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट क्यों ले रहे हैं हम? इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, कोल्ड कफ वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। जिंक और आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है विटामिन सी। मसल रिकवरी, एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारे मसल में वियर एंड टियर होता है उसकी रिकवरी को अच्छे से करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स के अगेंस्ट फाइट करता है, फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट करता है, और स्किन की जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन सी, जिसके हमने सोर्स के बारे में पढ़ा, जिसके हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, जिसके हमने रोल के बारे में पढ़ा। ये 3 विटामिन जो हैं सर, मैं इस पे बार-बार फोकस कर रहा हूँ, बाकी के विटामिन भी आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ हमारे सेशन में हम कवर करेंगे, लेकिन ये 3 विटामिन हैं जिन पे आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए, स्पेशली जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जिनको शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इन लोगों के शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, D3 और विटामिन सी की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। तो अभी अगर क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं उनको आंसर कर देता हूँ, प्लीज। डॉक्टर साहब, ये सप्लीमेंट जो है, जैसे अपना तीनों जो विटामिन का आपने बात किया है, उसका कोई एक ऐसा सप्लीमेंट है कि जो एक मतलब डेली हम खाते रहे, ताकि अच्छा, अगर देखिए सर, बहुत सारे इसलिए ओके, आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज हमने पहले नोट करनी है। एक नंबर 1, जो हम डाइट ले रहे हैं, अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, जिन जिन चीजों के बारे में हमने पढ़ा अभी, वो हमारी डेली इनटेक में है, तो हमें ज्यादा सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो हम कमी हम वैसे ही पूरी कर रहे हैं। दूसरा, आपके सप्लीमेंट जो हैं वो आपके रिपोर्ट के हिसाब से होने चाहिए। तो अगर आप विटामिन डी का टेस्ट अपने डेली रूटीन हर 6 महीने साल में कर रहे हैं, B6 B12 का आप करवा रहे हैं, विटामिन सी का करा रहे हैं, और अगर साल में एक बार ही करना है, इनको ज्यादा नहीं, तो अगर फिर भी हम खाना खाने के बाद भी, डाइट लेने के बाद भी अगर शरीर में इन चीजों की डेफिशिएंसी है, जरूरी नहीं है कि सारे विटामिन की एक साथ डेफिशिएंसी हो। बाकी के जो ए हैं, विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है, वो आपके शरीर में मोस्टली अवेलेबल होंगे, वो आपके जो डाइट है उसमें से आपको अच्छे से मिल जाएंगे, उसके लिए अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बी, सी और डी की जरूरत बार बार पड़ेगी, इसलिए आपके डॉक्टर भी ये वाले टेस्ट ज्यादा कराएंगे। तो कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं, जैसे टैबलेट है A to Z, जो हम बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब भी करते हैं। मैं किसी टैबलेट की प्रमोशन नहीं करना चाह रहा, बट एक टैबलेट आती है A to Z, उसमें पूरे जो विटामिन क्लास है हमारी, हर एक विटामिन की रेकमेंडेड डोज जो है उस हिसाब से उसमें रहती है। तो अगर आप वो विटामिन ले रहे हैं तो आपके शरीर में इन चीज़ों की कमी होना बहुत कम चांसेस है।
और उसका लेने का भी एक तरीका है, स्पेशली आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज। व्हाट आई रेकमेंड यूजुअली इज आप 30 दिन ये टैबलेट लें, महीने के 30 दिन में एक बार ये टैबलेट लें, फिर 2 महीने ये टैबलेट बंद कर दें, फिर आप 2 महीने के बाद वापस से ये टैबलेट लें। तो ऐसा करके आप एक क्वार्टर में, एक महीने में आप इसके जो डेफिशिएंसी है उसको, कमी को पूरी करेंगे। बाकी आपकी जो फूड का इंटेक है उससे मेंटेनेंस रहेगी, जो मेंटेनेंस डोज चाहिए वो आपके डेली इंटेक से रहेगी, और जो डेफिशिएंसी है वो आपके 1 महीना खाने से पूरी होती रहेगी। तो 1 महीना ये टैबलेट लें, 2 महीने रोक दें, फिर 1 महीना लें, फिर 2 महीने रोक दें। इस तरह करने से आप थ्रू आउट द ईयर आप इसका एक बैलेंस बना के रखें। तो यस, आपकी एक ऐसी टैबलेट आती है जिसमें सारी चीजें होती हैं। आजकल तो जो फार्मेसी मार्केट है वो तो विटामिन्स पे ही चल रही है, विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स पे ही डिपेंडेंट है। तो विटामिन्स बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो नए नए कॉम्बिनेशंस निकालती रहती हैं। एक A to Z मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी, A to Z में ज़्यादातर ये चीज़ें हैं जिसमें सारे विटामिन्स उन्होंने कवर करे हुए हैं। और लेने का तरीका 1 महीना लें, 2 महीना बंद कर दें, फिर 1 महीना लें, फिर 2 महीना बंद कर थैंक यू वेरी मच। दें। थैंक यू। और कोई सवाल रिगार्डिंग विटामिन्स? सुरेंद्र जी, आपके सप्लीमेंट कैसे चल रहे हैं विटामिन्स के? सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब रिपोर्ट्स तो ठीक है, आपने तो देखी हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली मेरा यही मानना है कि पहले आप रिपोर्ट कराएं, रिपोर्ट में अगर डेफिशिएंसी है तो ही सप्लीमेंट लें। अगर आप, हो सकता है आपने इतनी अच्छी अपनी रूटीन बना रखी है डाइट की, एक्सरसाइज की, या आपको सप्लीमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो जरूरत सप्लीमेंट तभी लें जब रिपोर्ट में आपको कोई डेफिशिएंसी दिख रही है। और ये रिपोर्ट्स आप चाहे डेफिशिएंसी है या नहीं है, हर साल आपने रिलीजियसली ये करवाना ही करवाना है, ताकि हमें कभी मौका ही ना मिले शरीर को कि हम मिस आउट कर जाएं कि हमारे शरीर में कोई डेफिशिएंसी है कि नहीं। ज्यादातर इसका डेफिशिएंसी, इमोआ के मेंबर बनने का एक ये फायदा होगा कि हम हर साल तो टेस्ट होना ही है, आई थिंक यस यस यस, होल आपका बॉडी चेकअप फुल बॉडी काउंट हमारा जो हो है, गया ना हाँ जी हाँ जी, आपका जी, होता ही, वो हो गया, आपका इसमें है ही, तो हर बार आपका फुल बॉडी काउंट चेकअप होगा ही होगा। होगा ही होगा। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस, बिग एडवांटेज ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ इमो। यस, ये और इसका फायदा बहुत है क्योंकि होल बॉडी चेकअप में विटामिन से, ये हम अलग से कराते नहीं है ये टेस्ट ना। कभी हम बाहर किसी दिक्कत के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, बुखार है या कोई पेन है या किसी दिक्कत के लिए वो लोग ये विटामिन टेस्ट नहीं करते, वो स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं। तो ये फुल बॉडी काउंट करने का एक फायदा ये होता है कि ये जो शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है ये हमें पता चल जाती है, और शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे तो बड़ी जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। अच्छा, इसके अलावा एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे पहले था, मैंने व्हाट्सएप भी भेजा था, उसमें जो इट इज, एक्सक्यूज मी, इट इज नॉट रिलेटेड टू विटामिन्स, but the question was that LDL divided by HDL ratio was 1 point something, whereas lower limit is 2 point something. So how does it affect me? इट शुड नॉट अफेक्टिंग यू सर, बिकॉज आपका जो रेशो था उसका अगर कंपोनेंट्स आप देखेंगे तो वो HDL पार्ट वाज गुड एंड LDL पार्ट क्वांटिटी वाज लो, so which is our basic aim also when we start somebody on statins or some lipid lowering medicines, that we at your age we want LDL to be low and HDL to be high. If you are taking a certain medicine to lower that, I would advise you to maybe taper the dose a bit. अगर आप 10 mg के ले रहे हैं तो थोड़ी कम कर दें, 20 के ले रहे हैं तो कम कर दें. No, I am not taking any medicine for that. If you are not taking, then I would not advise taking any you, medicine. so you take a good source of fat now, so your body can cope up with a good source of fat. Good source of fat क्या होगा आपके लिए? Fat. Yes, अच्छा अच्छा घर का बना हुआ मक्खन, बाहर का मक्खन नहीं, अच्छा घर का बना हुआ मक्खन, क्योंकि फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत। घर का मक्खन तो हमारी मदर बनाती थी, लेकिन अब आजकल कौन बनाता है घर का मक्खन? अब आप मलाई इकट्ठा करिए दूध की, मलाई इकट्ठा करके ना, हाँ। डबल टोन लेते हैं, उसमें कहाँ मलाई आती है। कोशिश, क्योंकि अगर फैट हमें लेना है शरीर में जरूरी है तो हम कोशिश करेंगे कि वो अच्छे सोर्स से आए। बाहर दैट्स का जो राइट। एक, हाँ, क्लैरिफाइड बटर्स होते हैं बाहर के, अमूल वगैरह के, आई डोंट ट्रस्ट देम
उनमें बहुत सारी मिलावट होती है। वो उनका जो सोर्स ऑफ मिल्क है, उनका जो सोर्स ऑफ फैट है, वो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस करके फोर्टिफाई करके वो प्रोड्यूस करते हैं। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट्स इट। राइट, वो तो है ही। So if we can get it at home, then nothing like that. डॉक्टर साहब एक Okay, लास्ट क्वेश्चन, Yes, sir. ये कैल्सिफिकेशन जो हार्ट की आर्टरीज में हो जाती है, जी सर। एक तरफ से हम कहते हैं कैल्शियम इज वेरी गुड फॉर योर बोन्स एंड शरीर के लिए बड़ी अच्छी है, और दूसरा जब ये कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो जाए आर्टरीज में तो थोड़ी कहते हैं प्रॉब्लमेटिक है। लाइक इन माय केस Yes, जो sir. कैल्सिफिकेशन चेक किया था, इट वाज वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो ये कैसे इकट्ठा हो गया पता नहीं चला मुझे, तो आई नॉट बीन एबल टू नो एज टू हाउ so much storage has been there in the arteries. हेलो। Hello. हाँ, सुन पा रहे सर आप मुझे? हाँ, I can hear you. Yes. तो एक्चुअली क्या है, आई थिंक वी डिस्कस इट आल्सो लास्ट टाइम। जो कैल्सिफिकेशन है, इट इज रिलेटेड टू द प्लैक फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपके हार्ट में जो कैल्सिफिकेशन हो रही है कोरोनरी आर्टरीज की, that doesn't start with calcium deposition initially. हेलो। Right, right. सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो। कुछ शोर आ रहा है बीच में। I can hear you. तो ये हाँ, I यस can hear you. यस यस यस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो हमारे आर्टरीज की अंदर की वॉल्स हैं, इनके अंदर जो है वो डिपोजिशन ऑफ फैट्स होना शुरू हो जाता है। तो जो फैट डिपोजिशन होता है, फैट डिपोजिशन शुरू में स्लोली आर्टरीज के वॉल के अगेंस्ट हो जाता है। चिकनाहट जो है हमारे शरीर में, लिपिड्स जो बढ़ते जाते हैं, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं? हमारे शरीर में मसल्स के आसपास तो डिपॉजिट हो ही रहे हैं, जो हमें विजिबल फैट दिखता है। और दूसरा एक डिपोजिशन जो होती है वो हमारे आर्टरीज के अराउंड, हमारे ब्लड वेसल्स के अराउंड हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो वहां पे जमावट तो आप अगर एक मुलायम सरफेस पे फैट जमा कर देंगे तो फैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां पे रहेगा, और उस फैट के अंदर बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी डिपॉजिट हो जाएंगे, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। ये सारे मिनरल्स भी इसके साथ में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो प्लैक है, ये जो जमावट है, ये हार्ड हो जाएगा, ये सख्त हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो आर्टरीज के अंदर का जो डायमीटर है वो भी कम हो रहा है, तो हमारा ब्लड का प्रेशर भी बढ़ रहा है जो इस सरफेस के थ्रू जा रहा है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर से चीजें जाती हैं तो ओवर टाइम ये जो हार्डनिंग है, ये जो सरफेस है, यहाँ से छूटना शुरू होता है, यहाँ से टूटना शुरू होता है, और की वजह से जो अंदर की जो वॉल है वहां पे थिनिंग हो जाती है, वहां पे स्कारिंग हो जाती है, वहां की वॉल है वो डैमेज हो जाती है, और ये जो टूट के अंदर निकल रही हैं चीजें, ये आगे बढ़ के छोटी छोटी आर्टरीज में जाके घुसती हैं, और वहां पे छोटी आर्टरीज में ये आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकती क्योंकि इनका डायमीटर बड़ा होता है, उनका छोटा। तो ये ब्लॉकेज वहाँ के एरिया में ब्लॉकेज करना शुरू हो जाता है, जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में ये सराउंडिंग सेल्स के अराउंड थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम फर्दर बाद में बोलते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ दोज आर्टरीज। कैल्सिफिकेशन ऑफ दोज आर्टरीज का मतलब क्या हो जाएगा? वो आर्टरीज जो है अब इलास्टिक नहीं रहेंगी। इलास्टिक मतलब पहले जो वॉल जो थी वो इलास्टिसिटी उसमें काफी थी, जैसे ब्लड प्रेशर आता था उस हिसाब से डायलेट हो जाती थी, जब जरूरत होती थी कंस्ट्रिक्ट हो जाती थी, लेकिन अब ये थिक हो गई हैं, अब ये हार्ड हो गई हैं। अब ये ब्लड वेसल्स जो है आपके शरीर के ब्लड प्रेशर के हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है जब हम ये आर्टरीज जो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। तो हार्ट के अराउंड जितनी भी आर्टरीज हैं, अगर वो मेन 2-3 आर्टरीज जो हैं बड़ी बड़ी वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो उस एरिया में हार्ट में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी, जो कि मैनिफेस्टेशन जिसकी क्या है, जो सिम्टम्स क्या निकल के, वो चेस्ट पेन के सिम्टम्स निकलेंगे, वो एमआई के सिम्टम निकलेंगे, जो हार्ट अटैक के सिम्टम जिसको हम बोलते हैं। तो जब आपका टेस्ट करते हैं, जो एंजियोग्राफी उन्होंने करी होगी, तो वो एक डाई भेजेंगे ब्लड में, वो डाई को वो उसके फोटो लेते रहेंगे थ्रू आउट, जहाँ जहाँ भी शरीर में जा रही है। हार्ट को हम देखना चाह रहे हैं तो हार्ट के एरिया के जितनी भी ब्लड सप्लाई है उसके हम फोटोज लेते रहेंगे। तो फोटो में डाई जहाँ जहाँ से निकलती जा रही है, जहाँ जहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है,
वो डाई ऐसे बढ़ती जाएगी और जहाँ पे ब्लॉकेज होगी उस एरिया के पास में वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वहां से डाई रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हार्ट का ये वाला हिस्सा है जहाँ पे ब्लॉकेज है, ये वाली आर्टरी में ब्लॉकेज है। तो फिर उसको आपको बाद में जो रिपोर्ट मिलती है एंजियोग्राफी की, वो बताते हैं कि इतने % ब्लॉकेज है जी, इसमें से इतने % खून निकल गया, इतना निकलना चाहिए था, 100 ml निकलना चाहिए था, उसमें से 70 ml निकला है, 50 ml निकला है। क्या मतलब है उसका? 50% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है। तो जो बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं वो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी कि मेरे हार्ट की ये आर्टरी में, इस आर्टरी में इतने % ब्लॉकेज है, इसमें इतने % ब्लॉकेज है, इसमें इतने % ब्लॉकेज। अगर ब्लॉकेज कम है, अगर उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, तो आपको हार्ट की मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दी जाती है, ताकि आप उसको मेंटेन कर सके। और आपको बोलेंगे कि अगले साल आइए फिर से आपका टेस्ट करेंगे। अगर आपका ब्लॉकेज ज़्यादा है, एक दो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो एक एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसमें वो एक वायर अंदर भेजेंगे, वायर के अंदर बैलूनिंग होता है। उस एरिया में जाके जैसे वायर घुसती है तो ये बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, मतलब उसमें हवा भरते हैं तो ये बैलून बढ़ जाता है। जैसे ये इसको ऐसे बढ़ता है तो वो जो ब्लॉकेज, जो चीज़ फंसी हुई होती है वो निकल जाती है, और कुछ केमिकल बेचते हैं, वो ब्लड थिनर बेचते हैं, ताकि जो ब्लॉकेज बना हुआ था उसको डिसइंटीग्रेट करे, उसको तोड़ दे, उसको खून में घोल दे। तो ये खुल गया। लेकिन अब जो खोल तो दिया, अब जो इसके लेकिन जो वॉल्स थी अंदर की जहाँ पे प्लाक जमा हुआ था, वो वॉल्स डैमेज हो गई। तो वहां पे वापस से थिकनिंग होने का, वहां से वापस से प्लैक जमा होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक स्टेंट होता है, एक छल्ला होता है, जो यहाँ पे आके फिक्स कर देते हैं, ताकि ये वाली जो वॉल्स डैमेज थी, ये वॉल्स अब में एक दूसरी वॉल, एक आर्टिफिशियल वॉल जोड़ देते हैं, ताकि उसमें डैमेज आगे फर्दर ना हो। तो एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी प्लस स्टेंटिंग, मतलब वो बैलून डाल के खोल देंगे और उसकी जगह पे एक नया छल्ला घुसा देंगे। और अगर बहुत ज्यादा, हर एक आर्टरी में ज्यादातर ब्लॉकेज है, तो पहले जो बड़ा ऑपरेशन होता था जिसको CABG बोलते थे, हार्ट का बाईपास जो ऑपरेशन होता है, अभी भी काफी लोगों में किया जाता है। तो वो ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम बाईपास कर देते हैं ब्लड सप्लाई को, जहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद है उसके एरिया से दूसरी जगह ब्लड सप्लाई जोड़ दी जाती है, बाईपास कर दी जाती है, ताकि जहाँ पे पहले जिस ब्लड टिश्यू को नहीं मिल रही है उसको वापस से मिलना शुरू हो जाए। तो ये दिक्कतें हैं हार्ट की। यही सारी दिक्कतें आपके पैरों में भी हो सकती हैं, यही दिक्कतें आपके दिमाग में भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, हैं। इसी से रिलेटेड एक सप्लीमेंट्री है। जी सर। उसमें ये है कि इन माय केस, ओनली इन माय केस, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, calcification is mainly in heart and only in the coronary arteries जो हार्ट के साथ जहाँ कनेक्ट हो रही हैं उसी एरिया में है, आर्टरीज में वहां तक लिमिटेड है। अदरवाइज एंजियोग्राफी shows that everything else is clear, all other arteries are clear। तो Yes. ये कैसे होता है कि खाली हार्ट के पास में जाकर या हार्ट के अंदर में कैल्सिफिकेशन है और कहीं नहीं? नहीं, आपका जो एंजियोग्राफी हुआ था सर, वो हार्ट का ही हुआ था ना? एंजियोग्राफी यस, पूरा हुआ हाँ। एंजियोग्राफी एंड इको में वो दिखा रहा है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, कैल्सिफिकेशन है। यस। और एंजियोग्राफी में वहां दिखाता है हार्ट के पास जहाँ कनेक्शन है उनका आर्टरीज का, वहां दोनों जगह माइट्रल वाल्व में और वो जो AR उसमें है दूसरा वाल्व, उन दोनों के पास जो आर्टरीज है उनमें थोड़ा थोड़ा कैल्सिफिकेशन है एंट्री पॉइंट पर, या थोड़ा थोड़ा और एक्सटेंड होकर। बाकी कहीं आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन नहीं है। जो आप अभी एक्सप्लेन किए हैं वो एवरीवेयर it should happen, yeah, most of the places it should happen, but in my case it is different. Yes, which is very good thing. It has not happened to other parts also as of now. नहीं सर, कैल्सिफिकेशन जो है ये हार्डनिंग ऑफ वेसल, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, this can happen at any given part of your body. That is why when it happens in the heart, your condition there. When it happens in the brain, we call it stroke. When it happens in the mammary glands, in female breast में जो calcification होती है, तो उसमें भी ये दिक्कतें होती हैं, उनके blood vessels में भी calcification हो जाती है, वहां पे भी आगे blood supply रुक जाती है। It happens in the kidney also. किडनी के blood vessel में भी occlusion हो जाती है, which causes end stage renal kidney disease. It happens in लोअर लिम्ब, जो पैरों के बड़ी आर्टरीज हैं, वहां पे भी कैल्सिफिकेशन होती है, विच कॉजेज पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज।
So there are lot many diseases which happens due to these basic issue जो अभी हम पढ़ रहे थे, blockage का, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाना, आर्टरीज में जमावट हो जाना, आर्टरीज में कैल्शियम डिपोजिशन हो जाना. So it's not that it happens only in the heart, but in your case we focused mainly in the heart. Why? Because initial tests were showing that cardiac output is not very good, cardiac function is not very good. So the doctor must have ordered a test, angiography, right? तो उन्होंने एंजियोग्राफी करा होगा which targets only mainly your heart arteries and your arteries and veins surrounding the heart area. They are not capturing your brain, they were not capturing your kidneys, they were not capturing your other body parts. That is why you don't have information about those areas, and I'm sure those areas, those organs are working very fine as of now. We don't have to do such test for them. But it is not that it happens only in the heart. It is because we targeted your heart only, we saw the areas surrounding your heart only. That is why you know that these areas have this much calcification. और ये इसलिए किया क्योंकि सिम्टम्स ही वैसे आ रहे थे हमारे पास, जो हम टेस्ट कर रहे थे वो वहाँ के हार्ट के अराउंड ही कर रहे थे, और करते भी हम उन्हीं चीज़ों का है जो बहुत ज़्यादा वाइटल हों, जैसे हार्ट है, जैसे आंखें हैं, जैसे किडनीज हैं. तो ये एरियाज, ये वाइटल ऑर्गन को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इन पे हम ज़्यादा टेस्ट करते हैं. जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो मेनली आपके हार्ट किडनी के टेस्ट ही कराते हैं. तो क्योंकि ये जो मेन दो ऑर्गन है, ये अगर करना बंद कर देंगे तो बाकी ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है. सो इन योर केस यू कैन नॉट से 100% कि आपकी कैल्सिफिकेशन सिर्फ हार्ट के अराउंड ही है. इट कुड बी कि सम पार्ट ऑफ योर अदर ऑर्गन्स थोड़ा ब्लॉकेज कहीं ना कहीं होगा जरूर. अगर हम आपके फुल बॉडी सीटी एंजियो करेंगे, तो सीटी एंजियोग्राफी हर एक बॉडी पार्ट्स का होता है. सीटी एंजियोग्राफी आपके पैरों का भी होगा, किडनी का भी होगा, आपके हार्ट का भी होगा. तो अगर आप वो सारे टेस्ट करेंगे तो यू विल सी कि समवेयर ब्लॉकेज इज आल्सो देयर. आपका तो इसका कोई कैल्सिफिकेशन को डिसॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है हार्ट में? कोई ऐसा मेडिसिन डाल करके डिसॉल्व करके खत्म करें उसको? हाँ, वही तो करते हैं एंजियोप्लास्टी में. एंजियोप्लास्टी में डिसॉल्व करते हैं कैल्सिफिकेशन को? वो एंजियोप्लास्टी में जाके आपका एक तो बैलून इन्फ्लेट करेगा ताकि आपका जो जमावट है वो खुल सके, और दूसरा आपको ड्रग्स दी जाती हैं ताकि जो जमावट है वो जहाँ जमी हुई थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो टूट जाए, और वो एरिया के अराउंड एक छल डाल देते हैं ताकि जो वॉल डैमेज हुई है उस वजह से वो वॉल में दोबारा कभी कैल्सिफिकेशन ना हो. तो आपको हार्ट के ऑपरेशन के बाद या हार्ट के ऑपरेशन से पहले 2 दवाइयां हमेशा देंगे जो आपको बोलेंगे कि लॉन्ग आपने खानी है. एक इकोस्प्रिन और एक स्टैटिन. इसके अलावा बीपी की दवाइयां, शुगर की दवाइयां अलग. इकोस्प्रिन और स्टैटिन आपको दी जाती है रात में खाने के लिए. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग खा भी रहे होंगे. तो इन 2 दवाइयों का काम ही यही है कि आपके शरीर में कैल्सिफिकेशन ब्लॉकेज को चेक में रखें, इसको बढ़ने ना दें. जहां जहां ये जमावट हो रही है वहां वहां उसको तोड़ दें. शरीर की जो ब्लड की विस्कोसिटी है, जो ब्लड की एक लिक्विड स्टेट है, उसको मेंटेन करके रखें. लेकिन डॉक्टर साहब इसमें यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ वॉल का, उसके ऊपर जो कैल्सिफिकेशन है उसके चलते वॉल की लीव्स जो हैं दे आर हार्ड, और उसको पंक्चर करने में देयर इज रिस्क ऑफ ब्रेकेज ऑफ दिस कैल्सिफिकेशन which may go to brain or anywhere and which will increase the risk. So and they are not able to dissolve it. डिसॉल्व करके ब्लड के आप बात कर रहे हैं अपने हार्ट वाल्व्स की, राइट? वाल्व्स की बात कर रहे हैं, जी आप हाँ, आर्टरीज की बात नहीं कर रहे, कॉर्नरी आर्टरीज की बात नहीं कर रहे, आप हार्ट के वाल्व्स की बात कर रहे हैं. वाल्व्स की बात, कैल्सिफिकेशन डिसॉल्व वहां नहीं हो Yes, सकता, मैं ये पूछ रहा यस यस. वहां पे सर जो असर होता है वो एक कई जगह रिवर्सिबल असर होता है, कई जगह इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है. इरिवर्सिबल डैमेज की जो हम अब वापस उसको नॉर्मल नहीं कर सकते, उस केसेस में क्या होता है, आपको सर्जरी आपको बताई गई होगी कि सर्जरी करके इसका जो रिपेयर करेंगे, जो वॉल्व डैमेज है, वो जो वॉल की सेल्स डैमेज हैं, जो मेम्ब्रेन डैमेज है, उनकी रिपेयर करके, उनको नए से रिपेयर करके उनका फंक्शनिंग बेटर करेंगे. सो समटाइम्स द डैमेज कॉज्ड बाय दिस कैल्सिफिकेशन इज इरिवर्सिबल डैमेज. वो डैमेज हम रिवर्स नहीं कर पाते, उस केसेस में सर्जरी ही इंडिकेटेड होती है ताकि वो पार्ट को हम रिपेयर कर सकें सर्जिकली. आई एम श्योर आप डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए रिकमेंडेशन किया होगा. सर्जरी भी तभी करेंगे जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो.
बहुत ही ज्यादा इंडिकेशन हो, अदरवाइज वो उसको अभी हाथ नहीं लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं सर जो एज के साथ हो जाती हैं, लेकिन उसके जो इंटरवेंशंस हैं वो अभी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल हैं तो एज जो है रिस्ट्रिक्ट करती है हमें इंटरवेंशन करने से। दूसरा, जो हार्ट के ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करने के बाद फायदा कितना होगा और हार्ट के ऑपरेशन करने के दौरान नुकसान कितना हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए बहुत सारे सर्जन्स जो हैं वो आपको मेडिसिन से कंट्रोल करने की सलाह देंगे, जितना लंबा आप इसको खींच सके उतना खींचने की सलाह देंगे। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जिसके जिसके चलते अब इंटरवेंशन करनी ही करनी है, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, तब जाके आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करने पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं करें। थैंक यू सर। अगर इसके विटामिन्स के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट नहीं है तो विल स्टॉप द सेशन टुडे हियर। We'll try to pick Yes, up some for minerals. today there's no question, but I think some vitamins are still left, which I Yes, think yes. we hope you will take up some other time. Vitamin A is left, vitamin E is left, vitamin K is left. Yes. Then we have to talk about iron. We have to talk about other good minerals also. Yes. So what I'll do is I'll talk to my dietitian. So ये session लेने के बाद I'll discuss सर कि वो जो डाइट का सेशन लेती हैं उनमें ये सारी चीजें भी एक बार बता दें, कौन कौन सी डाइट हमें कैसे कहाँ से मिल सकती है और कैसे बना के खा सकते हैं, तो हमें ज़्यादा उसका अच्छा सेशन का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। I'll try to talk to her about this. So I'm sure you guys are already up to date on vitamins जो हमने आज डिस्कस किया है, and you guys Yes, are thank you. So thank you so much। आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। Have a good day। Join again at 4 PM। रेस्ट कर लें, तब तक अच्छा लंच कर लें। Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much। ऐसी तो फिर सोना तुम्हें? यू वांट टू स्लीप है? अभी सोना चाहते हो? नहीं, किक करो, रात में बहुत गर्मी हो गई। अच्छा मुझे लगा कि अब चाहिए होगा कहीं, अब 2-3 दिन में यूज हो ही जाएगा, चलो ठीक। तो एक के बाद फिर कर दूंगा सफाई। मैंने अपने रूम का तो कर दिया। गुड। हाँ भाई, कि बस वो जाली खोल के अपना ये बंदा भाई इसको रखते, कोई चीज रखते ना इधर हो जाएगी, इसके साथ टांग दे पर्दे को। बस गुड। क्या कोई एसी क्या धसा है और